नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, कहते हैं ना, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जी हाँ दोस्तों, हम जिस बुलंदी तक पहुंच जाते हैं, जिस शिखर तक पहुंच जाते हैं, जिन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, उन्हीं सीढ़ियों के सहारे हमें वापस नीचे आना पड़ता है। उसी सीढ़ी तक आना पड़ता है जिस सीढ़ी से हमने अपनी जीवन यात्रा शुरू की है या अपना कैरियर शुरू किया है। हमें निश्चित रूप से वो दिन वापस देखना पड़ेगा ही। ये जीवन का सत्य है, हकीकत है। आपने देखा होगा, कपिल देव, भारतीय क्रिकेट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। 1983 में 83 में अगर कपिल देव 175 की पारी नहीं खेलते जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाते और भारत ये विश्व कप नहीं जीत पाता। लेकिन भारत ने विश्व कप जीता और विश्व कप जीतने के बाद जो माहौल क्रिकेट का हिंदुस्तान में बना है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर उस समय भारत 1983 में विश्व कप क्रिकेट नहीं जीतता तो आज इस तरह का माहौल क्रिकेट का नहीं होता। लेकिन जब कपिल देव का क्रिकेट कैरियर का ढलान चल रहा था, अजहरुद्दीन कप्तान हुआ करते थे, उस समय अजहरुद्दीन पूरे दिन भर में उनसे सिर्फ 1 या 2 ओवर फिकवाया करते थे। यानी इतनी इंसल्ट अजहरुद्दीन की ओर से कपिल देव के साथ की जाती थी। यानी आप चाहे कितना ही आपने मान सम्मान कमा लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक दिन ऐसा भी देखना पड़ेगा जब आपको अपमान का घूंट पीना ही पड़ेगा। खैर, ये खेल का जिक्र, मैं ज़्यादातर पॉलिटिकल बातें करता हूँ आपके साथ में। दोस्तों, राजनीति में भी ऐसा ही है। आपने देखा होगा, डॉक्टर सीपी जोशी एक समय केंद्र में मंत्री थे, उसी समय राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसी समय राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। 3 बड़े पद थे, राहुल गांधी के काफ़ी करीबी थे और उस समय अशोक गहलोत बैक फुट पर थे सीपी जोशी की तुलना में। लेकिन आज सीपी जोशी की क्या हालत है, कांग्रेस पार्टी में किसी से छुपी हुई नहीं है। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 25 साल तक उनके नाम का डंका राजस्थान भाजपा में बजता रहा। राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसे नेता कहते रहे, वसुंधरा राजे ही भाजपा, भाजपा ही वसुंधरा राजे। और आज राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे के बीच में राजनीतिक दूरियां, और आज वसुंधरा राजे की भारतीय जनता पार्टी में क्या पोजीशन है, किसी से छुपी हुई नहीं है। अशोक गहलोत की मैं चर्चा आज इस वीडियो में अशोक गहलोत की ही चर्चा करने वाला हूँ। अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, केंद्र में 3 बार मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी रहे, लंबे सालों तक करीबी रहे, भरोसेमंद नेता रहे। लेकिन आज अशोक गहलोत की कांग्रेस में क्या पोजीशन है, उसको लेकर संशय के बादल छाए हुए हैं। हर कोई ये चर्चा करने लगा है कि अशोक गहलोत का आगे का पॉलिटिकल कैरियर किस तरह का होगा। लेकिन अशोक गहलोत समझ गए हैं, चतुर नेता हैं, उन्हें समझ गए हैं कि अब मुझे वापस उसी स्टेज से अपनी राजनीति शुरू करनी होगी जिस स्टेज से मैंने अपनी राजनीति यात्रा शुरू की थी। यानी संघर्ष, उन्होंने अपने संघर्ष पर विराम नहीं लगाया है, उन्होंने वापस अपनी संघर्ष की यात्रा उसी सीढ़ी से शुरू कर दी है जिस सीढ़ी से 1974 में जब वो NACI के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, राजस्थान इकाई के पहले अध्यक्ष बने थे। यानी उन्होंने ये समझ लिया है, काफ़ी बुद्धिमान राजनेता है, कि अब मेरी वो मान सम्मान नहीं रह गया कांग्रेस पार्टी में, मेरी वो पोजीशन नहीं रह गई। अगर मुझे पोजीशन हासिल करनी है तो मुझे उसी तरह से अपनी संघर्ष यात्रा शुरू करनी होगी। मैं इस पर भी थोड़ी आगे चर्चा करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं प्रताप सिंह खत्रियावास, उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अब से पहले संसद के नियमों का हवाला देकर बहुत से सांसदों को आपने सस्पेंड किया है, तो आप रामजीलाल सुमन को सस्पेंड क्यों नहीं करते। उन्होंने भी एक तरीके से जिस तरह का एक बयान एक योद्धा के लिए दिया है, राणा सांगा जो काफ़ी महान योद्धा थे, उनको जिस तरह से उन्होंने कायर बताया, गद्दार बताया, माफ़ी तक नहीं मांग रहे हैं, तो आप रामजीलाल सुमन को सस्पेंड क्यों नहीं करते। तो प्रताप सिंह खत्रियावास के इस बयान के बाद में बहुत से लोग ये चर्चा भी करने लगे क्या प्रताप सिंह बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। अब आगे बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे ये तो प्रताप सिंह जाने, लेकिन इतना जरूर है कि वो पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने रामजीलाल सुमन को एक तरीके से सस्पेंड करने की बात कही है सभापति महोदय से। सवाल पूछा है, अब सवाल पूछा है तो उनकी जाहिर सी यही उनकी मंशा है कि आप रामजीलाल सुमन को सस्पेंड कीजिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी
के जो सभी नेता राणा सांगो को महान सपूत मानते हैं, योद्धा मानते हैं, और गद्दार शब्द जो उन्होंने बोला उसकी वो बाकायदा निंदा भी करते हैं। लेकिन रामजी लाल सुमन को सस्पेंड करने की बात किसी ने नहीं बोली है, सिर्फ अकेले प्रताप सिंह खाचरियावास ने बोली है। आगे समय रहेगा तो मैं इस पर आगे भी चर्चा करूंगा, लेकिन बड़ी आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो इसी बात का बनाया है कि सबसे बड़ी चर्चा आजकल यही हो रही है कि अगर जब सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत जिस समय मुख्यमंत्री थे, तीसरी बार मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, अभी कुछ साल पहले जब सोनिया गांधी ने कहा था कि आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़िए, मेरी तरफ से आप उम्मीदवार होंगे, तो उस समय अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। यानी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। और बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया गांधी ने उम्मीदवार बनाया और उन्होंने शशि थरूर को भारी वोटों के अंतर से हराया भी। अब वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर आज अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो क्या कांग्रेस पार्टी आज जो स्थिति में है उससे मजबूत होती या इससे भी कमज़ोर होती? अगर अशोक गहलोत के हाथों में कांग्रेस पार्टी की बागडोर होती तो राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि अगर अशोक गहलोत के हाथों में कांग्रेस की बागडोर होती तो जाहिर तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तुलना में कांग्रेस पार्टी की अच्छी स्थिति होती, ये मानते हैं। हालांकि बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, और भी डाउन होती। अब हो सकता है ये ध्रुव विरोधी नेता हों, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभव के मामले में अशोक गहलोत से हम कह सकते हैं काफ़ी आगे हैं, काफ़ी बुजुर्ग नेता हैं। और गुलबर्गा सीट से जब 2009 में पहली बार उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था और जीते थे, उससे पहले वो 10 चुनाव कर्नाटक में विधानसभा के 10 चुनाव वो लगातार जीत चुके थे। 2004 में 2009 में मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहले नंबर पर थे कर्नाटक में, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। कर्नाटक विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं, केंद्र में रेल मंत्री भी रहे हैं। यानी बड़े बड़े एक लंबा जीवन उनका कांग्रेस पार्टी में, एक समर्पित नेता हैं, दलित नेता हैं और बिल्कुल हालांकि गुस्सा उनमें ज़्यादा आता है लेकिन पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित नेता हैं। लेकिन आयु उनकी ज़्यादा हो चुकी है और एक ही जो भाषा संबंधी समस्या है उनके सामने बार बार आकर खड़ी हो जाती है। वो जो बात बोलना चाहते हैं, अगर दक्षिण में वो बात बोलेंगे तो सब समझ जाएंगे, दक्षिण राज्यों में, दक्षिण भारत के दक्षिणी हिस्से के राज्यों में। लेकिन अगर वो उत्तर भारत के राज्यों में कोई मीटिंग को संबोधित करते हैं तो जिस तरह से उनका भाषण होना चाहिए या वो जो बात बोलना चाहते हैं वो ठीक तरीके से बोल नहीं पाते और कई बार तो वो बोलते बोलते ट्रैक से नीचे उतर जाते हैं। हालांकि उनकी भावना ऐसी नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो ट्रैक पर उतरते हैं, जैसे उनके शब्दों का उच्चारण थोड़ा गड़बड़ा जाता है, वो हंसी के पात्र बन जाते हैं और उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रति भी फिर लोग थोड़ा सा जो भरोसा होता है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। ये जो भाषा संबंधी समस्या काफ़ी उनके सामने आती है, बार बार आती है और कई बार उनके जो बयान होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें वो भी कई बार ज़रूरी मुद्दों से भटक जाते हैं और उन्हें नरेंद्र मोदी एक तरीके से कांटे की तरह चुभते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स में आप आते हो तो आपको मुद्दों के साथ आपको बात करनी चाहिए। अब आप देखिए, जब महाकुंभ स्नान हो रहा था उस समय संसद में ये कहने की कहाँ ज़रूरत आ गई थी कि स्नान करेंगे तो क्या वहाँ से गरीबी मिट जाएगी। इस तरह के बयान कम से कम, अगर आप राजनेता हैं और अगर आपको, क्योंकि 80% हिंदू रहते हैं हिंदुस्तान में, अगर आपको लोगों की भावनाओं के साथ जुड़े रहना है तो आपको इस तरह के भाषण देने का या इस तरह के बयान देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपने जो बयान दिया उससे कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। कई बार वो इस तरह की बातें बोल देते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से नुकसानदायक साबित होती है कांग्रेस पार्टी के लिए। वैसे उनकी आयु ज़्यादा हो चुकी है और जो हालांकि बड़े चेहरा हैं, कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग नेता हैं, संगठन का काफ़ी उन्हें अनुभव है, लेकिन देखिए आज का दौर काफ़ी बदल चुका है। पहले जैसे मतदाता नहीं है, पहले जैसे युवा नहीं है। साक्षरता का प्रतिशत पूरे हिंदुस्तान भर में तेज़ी से बढ़ रहा है। हर मतदाता समझ गया है, हर व्यक्ति समझ गया है। युवा, आधे वोटर युवा हैं, महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, किसान जागरूक हो चुका है, मजदूर जागरूक हो चुका है। इसलिए आपको उनकी जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए
और युवा ब्रिगेड किस तरह से आपकी पार्टी के साथ में जुड़ा रहे, किस तरह से पार्टी के साथ में नए नए लोगों को जोड़ा जाए, युवाओं को जोड़ा जाए, लड़कियों को जोड़ा जाए, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। इसके लिए आपको एक लंबे प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, आपको काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है, आपको हर स्टेट में जाना पड़ता है। आप सिर्फ दिल्ली में बैठकर पार्टी को नहीं संभाल सकते, या फिर आप दिल्ली में राज्य इकाइयों के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बैठक करके आप पार्टी को ठीक तरह से संचालित नहीं कर सकते। इसके लिए भाग दौड़ की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी बात आजकल यही है कि चाहे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, आप राज्य इकाइयों के नेताओं से मिलकर ही आप पार्टी का बेटर संचालन नहीं कर सकते, आपको भी दौड़ना होगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और अब उसी तरह की दौड़ अशोक गहलोत ने लगाई है। हालांकि लोगों का कहना है और बहुत से लोग मानते हैं कि वो दौड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नहीं या और किसी पद के लिए नहीं, उनकी दौड़ तो यही है कि वो चौथी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि अगर अशोक गहलोत अगर होते कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो मल्लिकार्जुन खड़गे से बेटर राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित होते, क्योंकि काफ़ी कुछ एक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे से की तुलना में उनकी आयु भी कम है। हालांकि बार बार वो बीमार होते हैं, लेकिन फिजिकल तौर पे काफ़ी वो शारीरिक व मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं। और अभी भी वो जब चलते हैं तो बिल्कुल पहले की तरह तेज़ कदमों से वो दौड़ते हुए निकलते हैं, तो फिजिकल रूप से बिल्कुल तैयार है। और जिस तरह से उन्होंने राजस्थान में दौरे शुरू किए हैं, तो ये तो कह नहीं सकते हैं कि अभी उनका बुढ़ापा आ गया है। बिल्कुल वो एक जवान युवा की तरह दौड़ लगा रहे हैं और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी जन योजनाएँ लागू की। उन जन योजनाओं को विपक्षी दलों की जो सरकारें हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, उन्होंने भी उन योजनाओं को लागू किया है। और काफ़ी साधारण परिवार से जन्मे हुए हैं ही, इसलिए किसान की पीड़ा समझते हैं, मजदूर की पीड़ा समझते हैं, युवाओं की पीड़ा समझते हैं। और शायद उसी वजह से योजनाएं बनाने में उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूठे हुए नेताओं को कैसे मनाया जाए, और जो पार्टी से अगर नेता रूठ रहा है तो उसे कैसे पार्टी से जोड़ा रखा जाए। हालांकि इस काम में वो थोड़ा राजस्थान में कमज़ोर साबित हुए जब लालचंद कटारिया जैसे नेता पार्टी छोड़कर चले गए, जो काफ़ी करीबी हुआ करते हैं, और बहुत से करीबी नेता पार्टी छोड़कर चले गए। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो इस काम में काफ़ी माहिर हैं कि किस तरह से कौन से स्टेट में किस पार्टी के साथ गठजोड़ किया जाए, किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरह से एक अन्य दल को कांग्रेस पार्टी से जोड़कर चुनाव में जीत हासिल किया जाए। तो ये जो रणनीति तैयार करने में वो काफ़ी माहिर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यही तो बात है, इसीलिए तो उन्हें राजनीति का जादू कहा जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर, और आप सबको पता है कि कितनी बार वो 3 बार अध्यक्ष रहे राजस्थान के, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सब जीवन यात्रा आप उनके कांग्रेस में समझते ही हैं। तो लोगों का यही कहना है कि अगर वो अध्यक्ष बन जाते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के जो उत्तर हिस्से के जो राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो ऐसे स्टेट हैं, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र भी हम ले लेंगे, हालांकि उत्तर में नहीं आता, महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट हैं, अगर इन स्टेटों में अगर कोई भी पार्टी अगर मजबूत होती है तो जाहिर सी बात है उसको सरकार बनाने से केंद्र में कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसी स्थिति में उत्तर भारत के राज्यों में, और आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी के काफ़ी बड़े लीडर हैं, चाहे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह उनके अच्छे फ्रेंड्स हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा में उनके काफ़ी अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात हैं। तो हर स्टेट में उनको सब जानते हैं पूरे हिंदुस्तान भर में। ये ज़रूर है कि अशोक गहलोत के साथ भाषा संबंधी समस्या उनके साथ भी आती है, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो भी उन्हें जानते हैं क्योंकि एक पॉपुलर मुख्यमंत्री रहे हैं। तो लोगों का यही कहना है कि अगर अशोक गहलोत अगर इस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर होते तो वो थोड़ा इस समय कांग्रेस पार्टी की हालत थोड़ी और बेटर होती। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे वो अनुभव के मामले में मैं उनको कमज़ोर नहीं बता रहा, लेकिन बात वही कह रहा हूँ कि आपको फील्ड में भी जाना होगा, आपको हर स्टेट का दौरा करना होगा, आपको भाग दौड़ करना होगा, और शायद वो उस तरह की भाग दौड़ अब वो नहीं कर सकते। वो
एक जगह सिटिंग बैठकर ही एक तरीके से संचालन कर सकते हैं, तो ये एक जगह बैठकर राज्य इकाइयों के नेताओं से बातचीत करके आप पार्टी को बेटर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको दौड़ धूप करनी ही होगी, और इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो थोड़ी बेटर स्थिति जरूर होती कांग्रेस पार्टी की। हालांकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर अशोक गहलोत होते तो फिर राज्य इकाइयों में जो ये पार्टी में अभी से कई तरह की जो गुटबाजी है, ये थोड़ी गुटबाजी और बढ़ जाती। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर अशोक गहलोत दिल्ली चले जाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते, तो यहाँ पर तो कम से कम राजस्थान में तो कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी शांति मिलती, सचिन पायलट जैसे नेताओं को थोड़ा मौका मिलता। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये तो आगे का भविष्य की आगे की स्थितियां हमें स्पष्ट करेगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना यही है कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष होते तो मल्लिकार्जुन खड़गे से बेटर अध्यक्ष साबित होते। नमस्कार।